आज बीजेपी और बंगाल के लिए सबसे अहम दिन। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद पहली बार शाह बंगाल में हैं। आज का अमित शाह का दौरा एक बार फिर तय करेगा कि बंगाल बीजेपी का होगा या फिर ममता 2021 में अपना किला बचा लेंगे। सुबह 10:30 बजे कोलकाता के रामकृष्ण मिशन जाएंगे शाह। दोपहर 2:30 बजे मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के कई बागी बीजेपी में आज हो सकते हैं शामिल। बीती रात 1:30 बजे बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह। अमित शाह जी स्वागतम। अमित शाह स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भारत माता की जय श्री राम। हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। ममता दी आंकड़े देख लीजिए। अब आने वाली विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने वाली। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 बंगाल पर शाह का मास्टर प्लान। शाह आज खींचेंगे बंगाल फतेह की लकीर। आज मिशन बंगाल पर हैं बीजेपी के चाणक्य। 2021 में बंगाल बीजेपी या ममता का होगा। बीजेपी के मास्टर प्लानर कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल पहुंचने की यह सबसे पहली तस्वीर है। कोलकाता एयरपोर्ट पर अपने समर्थकों के बीच पहुंचते ही अमित शाह ने हाथ उठाकर जीत का सिग्नल दे दिया है और यहीं से अमित शाह का मिशन बंगाल शुरू हो गया है। ऐसे अमित शाह अपने पहले बंगाल दौरे में 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त करनी। ममता का किला भेदने के लिए कोलकाता पहुंचे अमित शाह आज बंगाल फतेह का खाका तैयार करेंगे। बंगाल के प्रभारी मंत्रियों के साथ शाह की आज अहम बैठक है, लेकिन उससे भी अहम है अमित शाह का बंगाल में उन जगहों का दौरा जो बंगाल की अस्मिता और संस्कृति से जुड़ा है। सुबह 10:45 पर कोलकाता के रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद एंड सेंट्रल हाउस और कल्चरल सेंटर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देंगे। यहां करीब आधे घंटे तक रुकेंगे। सुबह 11:45 पर कोलकाता एयरपोर्ट से मिदनापुर हेलीपैड जाएंगे। मिदनापुर से हेलीकॉप्टर के जरिए पूजा करने के लिए सिद्धेश्वरी मंदिर जाएंगे। इसके बाद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देंगे। फिर देवी महामाया के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बेलीपुरी गांव में एक किसान के घर लंच भी करेंगे। करीब 2:30 बजे अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद अमित शाह मिदनापुर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में बैठकर कोलकाता एयरपोर्ट लौट आएंगे। अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। इसके तहत आज और कल दोनों दिन वो बंगाल में रहेंगे। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ी जंग के बीच अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद शाह पहली बार बंगाल में है। ऐसे पिछले दौरों के दौरान भी अमित शाह टीएमसी पर हिंसा की राजनीति का आरोप लगाते हुए ममता सरकार को चुनौती दे चुके हैं। तो माम माटी और मानुस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। अपने बंगाल दौरे के दौरान शाह न सिर्फ कई सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बल्कि बंगाल के 7 प्रभारी मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठक भी करेंगे। बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने 7 प्रभारी मंत्री नियुक्त किए हैं। इन प्रभारियों में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, संजीव बालियान, मनसुख मांडविया के अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं।
मैं कह रहा हूं वहां पर माफिया राज हावी है। सरकार माफियाओं के हाथ में, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार हो तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। हम मांग करते हैं वह राष्ट्रपति शासन लगा देना। बंगाल में पहले से मोर्चा संभाले बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार टीएमसी पर तीखे हमले करते रहे हैं और बंगाल जीत का दावा भी कर रहे हैं। जो वातावरण बनी हुई है कि उस पार्टी में रहने का लायक परिवेश नहीं है, ना लोकतंत्र है पार्टी में, ना कोई सम्मान है। अमित शाह के बंगाल दौरे का मतलब साफ है, बीजेपी को बंगाल में मजबूत बनाना, लोकसभा के बाद विधानसभा में जीत सुनिश्चित करना। यानी बीजेपी बंगाल फतह के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है, जिसकी निगरानी खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह देख रहे हैं। और देखिए, बंगाल में एक तरफ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है, तो दूसरी तरफ ममता की करीबी शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। अटकलें अब ये कि आज शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो क्या अब बंगाल में ममता को शाह और शुभेंदु की जोड़ी से कड़ी चुनौती मिलने वाली है? शाह शुभेंदु की जोड़ी से ममता को मार। बंगाल में ममता के लिए दोहरी चुनौती। डबल अटैक से कैसे निपटेंगी दीदी? ये दो तस्वीरें ममता के लिए बंगाल में बड़ी चुनौती बन गई है। एक तरफ मिशन बंगाल को सफल बनाने के लिए अमित शाह खुद बंगाल में हैं, तो दूसरी तरफ ममता के करीबी और टीएमसी के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साथ छोड़ दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी का हाथ छोड़ने के बाद शुभेंदु बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी के बागी मंत्री बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमित शाह की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। पश्चिम मिदनापुर में आयोजित शाह की जनसभा में मंच साझा कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता की पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे, ममता के सबसे करीबियों में से एक थे। लेकिन गुरुवार को ममता के इस करीबी ने पार्टी से पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दिया। मंत्री और दूसरे पदों से शुभेंदु पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। पहले भी कई लोग रिजाइन कर चुके हैं टीएमसी से। इनकी अनैतिक काम को देख के, शहराचारी और तानाशाही काम को देख करके वो चुपचाप हो गए, छोड़ दिए। कई लोग घोषणा भी किए हैं राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जो वातावरण बनी हुई है कि उस पार्टी में रहने का लायक परिवेश नहीं है, ना लोकतंत्र है पार्टी में, ना कोई सम्मान है, तो इसीलिए लोग वहां से छोड़ रहे हैं। और छोड़ इसलिए रहे हैं कि उनके पास एक विकल्प मिला है भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले जाने के लिए उनके पास जगह नहीं था। इसलिए जो वहाँ लड़ाकू काम करने वाले अच्छे बंगाल की परिवर्तन और विकास में हाथ बटाने वाले लोग हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। पार्टी से इस्तीफे के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शुभेंदु अधिकारी की चिट्ठी ट्वीट की, जिसमें लिखा है, संवैधानिक रूप से इस राज्य के मुखिया से मदद मांगने के लिए मैं विवश हूं, ताकि राज्य की पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक कारणों और प्रतिशोध की भावना से मुझे और मेरे सहयोगियों को आपराधिक मामलों में फंसाने से रोका जा सके। मेरे बदले राजनीतिक ग्रुप की वजह से अब वे लोग मुझसे बदला ले सकते हैं जो प्रशासन तंत्र में हैं। श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने सही बात बोला। तृणमूल कांग्रेस जिसको विरोध में जाते हैं उसका नाम फॉल्स केस देके डरा के अपना दल में लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। जो लीडर टीएमसी से विरोध करते हैं उसका विरोध में भी फॉल्स केस देके उसको हैरेस करते। इसलिए शुभेंदु जी ने जो बात बोला सही बात बोला। लेकिन ममता के लिए चुनौती इतनी भर नहीं है। शुभेंदु के समर्थन में कई नेता और विधायकों का कुनबा है। शुभेंदु के पार्टी छोड़ने के बाद इन नेताओं के टीएमसी से बाहर होने और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। आज टीएमसी और सीपीआई के 100 से ज्यादा राज्य और जिला स्तर के नेता अमित शाह की सभा में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है और इस चुनौती के बीच अपनों का साथ छोड़ना ममता के लिए डबल अटैक जैसा है। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले ही टीएमसी में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को टीएमसी नेता कबीरुल इस्लाम ने पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को ही साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष दीप्तांशु चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। तो इतने सारे लोग डिजाइन किए हैं कि अब तो उसका कोई लिस्ट ही नहीं है और मुझे लगता है 1 महीना मैंने बोला था दिसंबर में ही मामला साफ हो जाएगा।
उसी दिशा में सब मामला जा रही है। इतने लोग आएंगे, हमारे पास उतना लिस्ट नहीं है, क्यों आएंगे तो वो अपने लोगों को लेके आएंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग होने की संभावना है। यानी शुभेंदु ने एक तरह से टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ममता सरकार का किला भेदने में लगे हैं। और देखिए, बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक और खबर है आपके लिए। बीजेपी के मिशन बंगाल की चुनौतियों के बीच घिरी ममता बनर्जी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए हैं। हर मोर्चे पर बीजेपी को जवाब दे रही हैं। कभी नड्डा के बंगाल दौरे पर सवाल उठाए तो कभी अमित शाह पर निशाना साधा। तो क्या साल 2021 में ममता अपना किला बचा पाएंगी? बड़ा सवाल। क्या ममता बंगाल में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी? এই আরএসএস কারা? বহিরাগত গুন্ডা, এনপিআর এর নামে, এনআরসির নামে কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। ये गुंडा राज, अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। क्या ममता बंगाल को बीजेपी की सेंध लगने से बचा पाएंगी? তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মনে রাখবে, মা মাটি মানুষের সরকার কখনো বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না। देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। बंगाल में क्या इस बार कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? আমি বিজেপির কাছে মাথা নত করব না, আমি সিপিএম এর কাছে মাথা নত করব না, আমি কংগ্রেসের কাছে মাথা নত করব না। যা বলবো তাই করব, যা বলবো না তা করব না। এটা হচ্ছে আমাদের শপথ। इन सवालों के जवाब मिलने में भले ही अभी देर हो, लेकिन ममता की कोशिश और तीखे तेवर बरकरार हैं। बंगाल में अपनी सत्ता और साख बचाने के लिए हर कोशिश में जुटी हैं ममता बनर्जी। इसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर ममता के उस हमलावर बयान से समझिए जो उन्होंने 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष पर हुए हमले के बाद दिया। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे के लिए 9 दिसंबर को कोलकाता पहुंचे थे। बंगाल की धरती पर कदम रखने के साथ ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। ये वह चुनाव था। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को 9 दिसंबर को नड्डा कोलकाता स्थित बंगाल चुनाव कार्यालय गए थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनको काले झंडे दिखाए। इसके अगले दिन यानी 10 दिसंबर को नड्डा डायमंड हार्बर गए, जहां पर उनके काफिले पर पत्थरबाजी हुई। बीजेपी का आरोप है कि नड्डा के काफिले पर हमला टीएमसी के लोगों ने किया। इसी के बाद बंगाल का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया। बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ाई तीखी होती चली गई, जिसका सबूत ममता बनर्जी का 11 दिसंबर का ये बयान देता है। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50। ममता के हमले सिर्फ नड्डा पर नहीं हो रहे, अपने बयानों में वो गुजरात का जिक्र कर पीएम मोदी को भी निशाने पर ले रही हैं। एक खाली कहते हैं हम बंगाल को गुजरात बना देंगे। क्यों? गुजरात गुजरात में रहने दो भाई। गुजरात का मिट्टी गुजरात का मिट्टी, बंगाल का मिट्टी बंगाल का मिट्टी, यूपी का मिट्टी यूपी का मिट्टी। आप क्यों गुजरात बनाना चाहते हैं बंगाल को?
बंगाल में दंगा फसाद करके गुजरात बनाने का कोई जरूरत नहीं है। बांग्लार माटी सोनार माटी रविंद्र नजरुलेर माटी, এটা গুজরাটের দাঙ্গার মাটি নয়। और तो और एनपीआर, एनआरसी और हिंदुत्व के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर भी तीखे हमले बोल रही हैं। ममता का कुछ दिन पहले कूच बिहार की रैली में दिया ये बयान अब सुनिए। পাড়ায় পাড়ায় আরএসএস ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই আরএসএস কারা? বহিরাগত গুন্ডা। কুচবিহারে আপনার ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিচ্ছে এনপিআর এর নামে, এনআরসির নামে, আর এখানে এসে আপনাদের বলছে বিজেপি কে ভোট দাও, হিন্দু নরা মুসলমান, ওই জিজ্ঞাসা কোনজন? এই আরএসএস এর গুন্ডারা এরা কারা? কিছু আরএসএস এর নামে চলে এসছে, হিন্দু ধর্ম শেখাচ্ছে। আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি, আমি আরএসএস এর ঘৃণ্য হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করি না। ममता के ऐसे हमलों का जवाब बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष लगातार दे रही हैं। ये भी बता रही हैं कि कैसे ममता चुनाव से पहले अकेली पड़ती जा रही हैं। जो तानाशाह चल रहा था बंगाल में, उसका जड़ था टीएमसी में, और लोग जिनको जाने का जगह नहीं था मजबूरी में वहां पड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है। बंगाल की विकास में, यहाँ की सही सरकार चलाने में हमने लोगों को प्रेरित किया है और एक एक करके वहां से छोड़ के आ रहे हैं। अभी लोगों ने पार्टी छोड़ा है, टीएमसी से छुटकारा मिला है, उनको मुक्ति मिली है। कल ये लोग धीरे धीरे पार्टी बीजेपी में आएंगे। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस ने 44 और वामपंथी दलों ने 26 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। 10 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। शुरुआत में टीएमसी में बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बहुत बदली है। अब टीएमसी में सेंध लग रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले उसके कई नेता बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन ममता को बंगाल में इस बार भी अपने सबसे पुराने नारे पर भरोसा है। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মনে রাখবেন, মা মাটি মানুষের সরকার। মা মাটি মানুষ কখনো বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না, প্রতারক হতে পারে না, প্রতারণা করতে পারে না, বঞ্চনা করতে পারে না, লাঞ্ছনা করতে পারে না, কুকথা, অকথ্য, অসত্য এসব কথা বলে, মিথ্যে কথা বলে ভোট আমরা নিই না। যা বলবো তাই করব, যা বলবো না তা করব না, এটা হচ্ছে আমাদের শপথ। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर है बंगाल में। उनके दौरे से पहले ममता के पुराने करीबी शुभेंदु अधिकारी समेत कई बागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज है। लेकिन कल ममता बनर्जी की पार्टी अपने एक बागी विधायक जितेंद्र तिवारी को मनाने में कामयाब रही। जितेंद्र तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि वो टीएमसी में थे और टीएमसी में ही रहेंगे। ममता के लिए कहीं आफत कहीं राहत। बाबुल सुप्रियो के विरोध पर टीएमसी में फिर लौटे ममता के विधायक। ममता की पार्टी से इस्तीफा देने वाले विधायक जितेंद्र तिवारी टीएमसी में फिर लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और टीएमसी के बड़े नेता अरूप विश्वास से मिलने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा, मैं अभी टीएमसी में ही हूँ। कुछ गलतफहमी हुई थी जो सुलझ गई। मैंने पार्टी छोड़कर गलती की थी, इसके लिए मैं ममता से माफी मांगूंगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करूंगा। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं छिन्न करता हूं। आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं। বিজেপি জয়েন করছে না, কেন বিজেপি জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপি জয়েন করব। বিজেপি জয়েন করছে না, কেন বিজেপি জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপি জয়েন করব। जितेंद्र तिवारी ने एबीपी न्यूज को भी फोन पर बताया था कि वो टीएमसी में ही बने रहेंगे। जितेंद्र तिवारी का यू टर्न ममता के लिए बड़ी राहत है। गुरुवार को उनके पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें जोरों पर थी, क्योंकि पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। तो हम तो आसनसोल का आवाज उठाए थे और आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए थे। उसके 1 घंटे के अंदर पांडेसर में मेरा जो एमएलए का कार्यालय है वहाँ तोड़फोड़ किया गया
वो कोई पार्टी ऑफिस नहीं था, एमएलए का कार्यालय था। कलकत्ता के निर्देश पर वहाँ तोड़फोड़ किया गया, उसको वहाँ का सब सामान ले लिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया। तो ये कलकत्ता के निर्देश पर ही हो रहा है। जब सरकार को लगा था कि मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, तब उसमें सिक्योरिटी दिया गया। जब सरकार को लग रहा कि मेरे जिंदगी का कोई कीमत नहीं है, तो सिक्योरिटी हटा लिया गया। सरकार का सिद्धांत है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जाने लगा, बीजेपी से विरोध के सुर उठे। आसनसोल से बीजेपी सांसद ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर नाराजगी जाहिर की। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেই সিদ্ধান্তটাই সর্বোচ্চ, সেটা আমার কোনো বলার অধিকার নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন, প্রথমত টেবিলের তলায় কোনো রকমের আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার মানসিকতা আমার নেই। इसके बाद टीएमसी से इस्तीफा देकर दुविधा में फंसे जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी के कई बागी और मौजूदा नेताओं से मुलाकात की। कल टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के बागी सांसद सुनील मंडल, यहां तक कि टीएमसी के सलाहकार प्रशांत किशोर से मिले। इस मीटिंग में जितेंद्र तिवारी को शायद एहसास हुआ कि अभी बीजेपी में उनकी जगह नहीं है और फिर टीएमसी में रहने का फैसला किया। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं छीन करता हूं। आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं। আমি বিজেপি জয়েন করছি না। কেন বিজেপি জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপি জয়েন করব। আমি বিজেপি জয়েন করছি না। কেন বিজেপি জয়েন করতে যাব? আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করব, বিজেপি জয়েন করব। ऐसे एक मोर्चे पर भले ही ममता को राहत मिली हो, लेकिन कई मोर्चों पर ममता को कड़ी चुनौती मिल रही है। टीएमसी में अभी भी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।